नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां देश से जुड़ी अहम खबरों की बात करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने उन दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर की टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या के बाद अब सुरक्षा बलों ने उन दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि दोनों आतंकी कश्मीर के अवंतीपुरा में मारे गए। एक्ट्रेस की हत्या के बाद से ही सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में जुटे थे और इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हत्या के करीब 2 दिन बाद लश्कर के दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। इसके अलावा एक दूसरे एनकाउंटर में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों की तलाश के लिए एक खास ऑपरेशन लॉन्च किया था। तमाम जगहों से आतंकियों की खुफिया जानकारी ली गई और इसके बाद पता चला कि दोनों आतंकी अवंतीपुरा के इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। काफी देर तक चले इस एनकाउंटर में दोनों आतंकी ढेर हो गए। एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान भी हो चुकी है, जिसका नाम अफरीन आफ्ताब मलिक और शकीर अहमद वाजा बताया गया जा रहा है। दोनों की सोपियां के रहने वाले थे। बता दें कि 35 साल की टीवी कलाकार अमरीन को आतंकियों ने उसके घर में घुसकर गोली मार दी थी। उनके साथ मौजूद उनके भांजे को इस दौरान गोली लगी, जिससे घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अबरीन की हत्या के बाद उनका पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि उनकी कमाई से ही उनका घर चलता था। परिवार का कहना है कि आतंकियों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। परिवार फिलहाल इंसाफ की मांग कर रहा है। तो वहीं बडगाम में 15 दिन के अंदर ही लगातार दूसरी हत्या के बाद लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक खास ऑपरेशन चलाया और आतंकियों की तलाश शुरू की और अमरीन की हत्या करने वाले आतंकियों को ठिकाने लगा दिया, जिसमें पिछले 3 दिन में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकी मार गिराए हैं। वहीं अब तक इस साल 80 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों जवानों की तरफ से ढेर किया गया है। बता दें कि इस हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर के आतंकी संगठन TRF ने ली थी, जिसके बाद इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो दिल्ली में IAS ऑफिसर को अपना कुत्ता स्टेडियम में घुमाना महंगा पड़ गया। बता दें कि दिल्ली में IAS पत्नी को स्टेडियम के अंदर अपने कुत्ते को टहलाना काफ़ी महंगा पड़ गया। कुत्ते टहलाने के लिए स्टेडियम को खाली कराने का मामला सामने आने के बाद दोनों का ट्रांसफ़र दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर किया गया है। IAS अधिकारी संजीव खिरवार का ट्रांसफ़र लद्दाख तो उनकी पत्नी रिंकू डुग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। लोग गूगल पर सर्च करने लगे हैं कि अरुणाचल और लद्दाख के बीच कितनी दूरी है, ताकि इस दूरी का पता लगाया जा सके कि उनकी पत्नी और उनके पति के बीच कितनी दूरी बढ़ा दी गई है। दरअसल IAS दंपत्ति को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाते हुए देखा गया था। दिल्ली सरकार के IAS अधिकारी ने इसके लिए खिलाड़ियों को बाहर भिजवा दिया था और कोच को भी स्टेडियम के बाहर कर दिया था, जिसके बाद वो खाली पड़े स्टेडियम में आराम से अपने कुत्ते और पत्नी के साथ टहलते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर पति और पत्नी को ट्रांसफर पर कितनी दूर भेजा गया। कोई गूगल पर यह सर्च कर रहा है कि दिल्ली से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश कितनी दूर है, तो कोई दोनों जगहों के बीच की दूरी शेयर कर इस बात पर मजे ले रहा है। इतना ही नहीं, IAS अधिकारी को सोशल मीडिया पर उनके कुत्ते को लेकर भी कई तरह की सलाह दी जा रही है। वैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की दूरी करीब 3100 किलोमीटर की है। अगर आप सड़क से यात्रा करते हैं तो आपको लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश पहुंचने में करीब 75 से 70 घंटे भी लग सकते हैं। वहीं जब हमने ट्रैवल साइट्स पर फ्लाइट डिस्टेंस का पता लगाया तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बीच करीब 20 से 22 घंटे का समय बताया गया। वहीं इस फ्लाइट का किराया भी 20 से 25 हज़ार तक का बताया गया। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग गृह मंत्रालय को लेकर कि इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ ट्रांसफ़र कर देना ही कोई सज़ा नहीं है। साथ ही अरुणाचल और लेह जैसी जगहों पर ट्रांसफ़र को सजा की तरह बताने का भी विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इससे वहां मौजूद अधिकारियों का मनोबल पर भी असर पड़ेगा।
देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद अजमेर शरीफ को लेकर भी वहां मंदिर होने का दावा किया गया, जिसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई। देश भर में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद के बीच अब अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में शिवालय होने का दावा चर्चा में है। एक हिंदू संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग भी की है, जिसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसके चलते अब अजमेर की इस मशहूर दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजमेर की दरगाह से जुड़े इस नए दावे के बाद अजमेर जिला प्रशासन अलर्ट में आ गया, जिसके बाद दरगाह की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई और आला अधिकारी भी दरगाह का दौरा कर रहे हैं। दरगाह के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। गुरुवार को अजमेर की एसडीएम सिटी भावना गर्ग ने दरगाह का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दरअसल महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने के ये बड़ा दावा किया है, जिसके बाद अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी शीश आते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से आकर आस्था की चादर चढ़ाते हैं, लेकिन इस संगठन ने पवित्र दरगाह को लेकर भी मंदिर मस्जिद विवाद का खड़ा कर दिया है, जो कि अब ये संगठन सर्वे की मांग कर रहा है। हिंदू संगठन के इस दावे पर अंजुमन कमेटी ने आपत्ति जताई है। अंजुमन कमेटी के सचिव वाहिद आंगरा ने कहा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको कानूनी रूप से इसको जवाब दिया जाएगा। बता दें कि अजमेर दरगाह से जुड़े इस नए दावे के बाद अजमेर जिला प्रशासन अलर्ट है और दरगाह की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी भी दरगाह का दौरा कर रहे हैं। दरगाह के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनात किया गया है, क्योंकि हिंदू संगठन ने दावा किया है कि अजमेर कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के नीचे शिवालय होने का दावा किया गया और इसके सर्वे की भी मांग की गई, जिसके बाद दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्हें ईमानदार और मेहनती बताया है। साथ ही उन्होंने परोक्ष रूप से उन पर तंज भी कसा है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर विपक्ष से उनका सहयोग लिया होता तो वह सत्ता में होते। शिवपाल यादव ने विधानसभा में राज्यसभा के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सदन में सभी सदस्यों और अन्य लोगों का सहयोग लिया होता तो स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री की तारीफ किए जाने पर बीजेपी सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। हालांकि इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार के नारे का हवाला देते हुए उस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक तो सबका साथ और सबका विकास है, लेकिन सरकार ने सबका सहयोग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो संत हैं, योगी हैं, योग का मतलब सबको जोड़ना होता है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष का सहयोग लेकर करके उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। शिवपाल यादव ने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर विपक्ष हमारा साथ ले लेता, हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, आपने अपने 100 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, लेकिन अगर हम उन्हें टिकट दे देते तो वह सपा गठबंधन, सत्ता पक्ष और बीजेपी गठबंधन का विपक्ष होते। तो वहीं शिवपाल यादव सिंह ने जिस वक्त संबोधन दे रहे थे, इस दौरान सदन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही मौजूद थे। बता दें कि शिवपाल यादव ने पिछला विधानसभा चुनाव जसवंत नगर सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बजाय समाजवादी पार्टी से टिकट लड़कर जीता था। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। शिवपाल सिंह यादव ने सरकार को सलाह दी है कि वह केवल बुजुर्गों और बीमार लोगों को ही मुफ्त राशन दें। नौजवानों और तंदुरुस्त लोगों को राशन देकर उन्हें आलसी ना बनाया जाए। शिवपाल यादव ने तंज कसने के साथ ही योगी सरकार को सलाह दी कि वह सिर्फ बुजुर्गों और बीमारों को ही मुफ्त राशन मुहैया कराएं, नौजवानों और तंदुरुस्त लोगों को राशन देकर उन्हें आलसी ना बनाएं।
बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना के केसों की कर लेते हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2710 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2710 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि कल गुरुवार के मुकाबले कोरोना के मामलों में करीबन 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को कोरोना के 2628 नए मामले सामने आए थे। वहीं इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हुई थी। बता दें कि ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 2124 मामले सामने आए थे, जिसके बाद यह बढ़कर 2628 हुए और आज तीसरे दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद कोरोना के मामले बढ़कर 2710 पहुंच गए हैं। लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन ये तीसरा दिन है जब कोरोना के मामले 2000 से पार गए हैं और लगातार तीसरे दिन ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि बीते दिन कोरोना के 2124 मामले आए थे। तो उसके बाद गुरुवार को कोरोना के 2628 मामले सामने आए थे, जिसके बाद आज कोरोना के 2710 मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 3% की बढ़ोतरी कोरोना के मामलों में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले 2710 हो चुके हैं। वहीं बीते दिन कोरोना के मामले कम देखे गए थे, लेकिन लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले 2000 से ऊपर पहुंचे, जिसके बाद कोरोना के मामले 2710 पर आकर रुक गए। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।